मैं बांग्लादेश का लिबरेशन युद्ध लड़ चुका हूं। जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अपना बम किया हमारी एयरफील्ड्स को, तभी हिंदुस्तान ने मात्र 13 दिनों में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 550 किलोमीटर अंदर जाके बांग्लादेश की राजधानी ढाका पे तिरंगा फहराया, उसे आजाद किया। पाकिस्तान की फौज ने उनके जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश का कसाई, बुचर ऑफ बांग्लादेश कहा गया, और उन्होंने कोई 1 मिलियन बंगाली औरतों का रेप करवाया। 3 मिलियन बांग्लादेशी सिटीजन्स मार डाले पाकिस्तान की फौज ने, और 10 मिलियन भारत के अंदर धकेल दिए, अधिकांश जो हिंदू थे। शेख मुजीबुर रहमान के बरखिलाफ एक कू हुआ, ठीक है, उनकी जान खतरे में थी। हमको हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया, हमने हेलीकॉप्टर भेजा था उनको और उनके परिवार को निकाल लाने के लिए, लेकिन वो बेचारे वो कहने लगे कि ऐसा मेरे लोग मेरे साथ कर ही नहीं सकते। इतना विश्वास था, मैं तो उनके पिता समान हूँ, बंग बंधु। वो अपने बंग बंदूक पे ऊपर हाथ उठाए, असंभव। तो अनफॉर्चुनेटली उनको अपने विश्वास के लिए बहुत कीमत पे करनी पड़ी। उनका पूरा खानदान जो है उसका सफाया कर दिया गया। केवल 2 बेटियां बची जो बच गई, क्योंकि वो देश के बाहर। हसीना वाजेद उनमें से ये। उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके अब्बा हजूर की हत्या करी थी, निर्मम हत्या करी थी। परिवार के 10-10 साल के बच्चे भी मार डाले थे। तरफ सबसे बड़ा मुद्दा था कि 30% रिजर्वेशन उन मुक्ति योद्धास और उनके बच्चों को दी गई थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़के, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया। स्टूडेंट यूनियंस को भड़काया गया, बड़े कैंपेन चलाया गया। चीन की ने उसको फंड किया और मोहरा आगे रखा ISI को कि जमायते इस्लामी के काडर का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। ये तख्ता पलट गया। आज हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। जो बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना भारत आ चुकी हैं, आपको क्या लग रहा है सर इसके पीछे कि कौन सी साजिश है, क्या जमात है, क्या क्या हो रहा है, पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं बांग्लादेश का लिबरेशन युद्ध लड़ चुका हूं। मैं चश्मदीन गवाह हूं उस महान मुहिम का, जिसमें कि पाकिस्तान की फौज ने उनके जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश का कसाई, बुचर ऑफ बांग्लादेश कहा गया, और उन्होंने कोई 1 मिलियन बंगाली औरतों का रेप करवाया। 3 मिलियन बांग्लादेशी सिटीजन्स मार डाले पाकिस्तान की फौज ने, और 10 मिलियन भारत के अंदर धकेल दिए, अधिकांश जो हिंदू थे। राइट। और तब से बहुत सपोर्ट किया मुक्ति बाहिनी ने भारत की सेनाओं का, और पाकिस्तान की हार में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हिस्सा था। 8 महीने वो पाकिस्तान की फौज को हैरी करती रही, ट्रबल करती रही, टायर आउट कर दिया। और जब भारत ने हमला किया, जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अपना बम किया हमारी एयरफील्ड्स को, तभी हिंदुस्तान ने वहां पाकिस्तान बांग्लादेश पे हमला किया, और मात्र 13 दिनों में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 550 किलोमीटर अंदर जाके बांग्लादेश की राजधानी ढाका पे तिरंगा फहराया, उसे आजाद किया, और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। ग्रेटेस्ट सरेंडर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो तो इतिहास है साहब। सर आपसे मैं ये, आप अभी बता रहे हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान का साथ दिया था, मैं उसके मैं उसके जी। तो मैं कट्टरपंथी जिन्होंने अभी शेख हसीना के साथ ऐसा किया, क्या वो अभी भी मौजूद हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं। तब से देखिए, आजादी के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश में एक बड़ा शार्प पोलराइजेशन हो गया। एक तो मुक्ति योद्धा थे जो लड़े थे बांग्लादेश की आजादी के लिए। दूसरे साहब जमायते इस्लामी ने अल शम्स अल बद्र 2 ब्रिगेड खड़ी करी थी पाकिस्तान की फौज को सहायता देने के लिए। और ये अल शम्स अल बद्र ब्रिगेड, ये रजाकार, जितना अत्याचार इन्होंने अपने लोगों पे किया, शायद पाकिस्तान की फौज के भी ये एक कदम आगे थे। औरतें लाला के सप्लाई करते थे पाकिस्तान की फौज को, ऐसे घिनौने लोग थे ये।
ठीक है। और इनके बीच में जमायते इस्लामी के बीच में, इस्लामिक फोर्सेस के बीच में, और देखिए बांग्लादेश की फौज के काफी सारे अफसर थे जो पाकिस्तान में रह गए थे लड़ाई के दौरान। देवर जी। पोस्टेड टू वेस्ट पाकिस्तान, तो वो वहीं फंस गए। ठीक है, उनको कोई 3-4 साल बाद रिपैट्रिएट किया था पाकिस्तान ने। तो हम्म। बांग्लादेश की फौज के अंदर भी ये दो तबके थे, मुक्ति जोधास का तबका और पाकिस्तान रिटर्न जो अफसर थे, जिसमें मोहम्मद इरशाद, जनरल जियाउर रहमान वगैरह थे, जिन्होंने आगे चल के तख्ता पलट किया। हम्म। 1974 में शेख मुजीबुर रहमान के बरखिलाफ एक कू हुआ। ठीक है, जी। उनकी जान खतरे में थी। हमको, हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया, हमने हेलीकॉप्टर भेजा था उनको और उनके परिवार को निकाल लाने के लिए। लेकिन जी। वो बेचारे, वो कहने लगे कि ऐसा मेरे लोग मेरे साथ कर ही नहीं सकते। इतना विश्वास था, मैं तो उनके पिता समान हूँ, बंग बंधु। वो अपने बंग बंधु पे ऊपर हाथ उठाए, असंभव। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली उनको अपने विश्वास के लिए बहुत कीमत पे करनी पड़ी। उनका पूरा खानदान जो है उसका सफाया कर दिया गया। केवल दो बेटियां बची, जो बच गई क्योंकि वो देश के बाहर थी। हम्म। हसीना वाजेद उनमें से एक थी। तो 1975 के बाद तो फिर आप एक 74 के बाद एक कू, जो कू करता था उसको मार डाल के दूसरा कू होता था। और फिर जनरल जी। जियाउर रहमान आए और बाद में जनरल मोहम्मद इरशाद आए। तो काफी लंबे अरसे के जी। बाद जाके सन, आप समझ लीजिए सन 2005 के आसपास थोड़ा समन्वय बदला। और जो मुक्ति जोधास थे वो उन्होंने फिर सर उठाया। इसके ये जो रजाकार टुकड़े वाले गैंग थे, इनके बरखिलाफ, प्रो पाकिस्तानी जो थे उनके बरखिलाफ, राइट। और फिर आप जानते हैं कि शेख हसीना हिम्मत करी, वापस गई, वापस आई वो। और हम्म। 4 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बांग्लादेश की, राइट। उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके अब्बा हजूर की हत्या करी थी, निर्मम हत्या करी थी, परिवार के 10-10 साल के बच्चे भी मार डाले थे तरह। तो उन्होंने काफी स्ट्रांग वो रही। शेख हसीना ने प्राइस पे करी है, एक एक जी। खुद खुदगर्ज और आजाद प्राइम मिनिस्टर होने की, जिन्होंने अपने देश के हितों को प्राथमिकता दी। मैं समझाता हूं। देखिए, कुछ महीने पहले हम्म। इलेक्शन, जनवरी की इलेक्शन के पहले उन्होंने कहा कि मेरे पे बहुत दबाव है। एक व्हाइट नेशन, वो अमेरिका को रेफर कर रही थी, कि सेंट मार्टिन आइलैंड उनको बेस के तौर पे दे दिया जाए, क्योंकि सीआईए की प्लानिंग थी कि एक क्रिश्चियन राज्य की स्थापना हो। मणिपुर के जो कुकी एरियाज हैं, मिजोरम के क्रिश्चियन एरियाज हैं, म्यांमार में जो क्रिश्चियन एरियाज हैं, उनको मिला के एक क्रिश्चियन राज्य की स्थापना हो। वो हम्म। बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट में रिक्रूट करना चाहते थे। और तो उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, बचाने के लिए, मैं जी। अपने देश की सॉवरेनिटी का सौदा नहीं करूंगी। नंबर 2, चीन उनसे एक डीप पोर्ट मांग रहा था बांग्लादेश में, जिसको वो अपना बेस बनाना चाहता था। वो बड़े सस्ते दामों पे हथियार, सबमरीन्स वगैरह बांग्लादेश को दे रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के भी नीचे, ये उनको भारत को अपने घेरने खेमे में लाने ये के लिए। ये भारत को घेरने के लिए चीन ये कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। बांग्लादेश। अरे साहब, देखिए, चीन की नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है। हम्म। वो मालदीव में उसने हमारे बरखिलाफ गदर कराया है। वहां पे एक एंटी इंडिया सरकार एस्टैब्लिश करी है, उनके पैसे से आई है। और नेपाल में वो गफलत कर रहा है। फिर कम्युनिस्ट वहां पे उसने हावी कर दिए है। हालांकि कांग्रेस को बहुमूल बहुमत मिला वहां पे। कायदे से कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए थी। पहले प्रचंड आए और अब ओली आए हैं। तो जी। वहां भी वो हस्तक्षेप है, म्यांमार में कदर कर दिया है, श्रीलंका को तबाह कर दिया है। चारों तरफ से वो भारत को घेर रहा है, और पाकिस्तान तो उसका चीफ कैट्सपॉ है। जरा मुझे थोड़ा दीजिए, मैं आपको पूरा बता दूं क्या हुआ, उसके बाद मैं सवाल ले लूंगा। अच्छा, तो क्या हुआ साहब कि चीन बड़ा हावी होने की कोशिश कर रहा था, डीप सी पोर्ट बांग्लादेश में मांग रहा था, मोहनबारी का जो पोर्ट है। और फिर वो तीस्ता का प्रोजेक्ट चाहता था कि चीन को दिया जाए। काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शेख हसीना ने भारत को दिए थे। ठीक है, हम्म। शेख हसीना ने
जो भी आईएसआई ने वहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप लगाए थे, सबको फोल्ड अप करा दिया था। मतलब वो भारत की बहुत हितैषी थी, भारत की हम्म, मित्र थी। और उन्होंने मित्रता का पूरा वो हक अदा किया वहां पे, और उन्होंने मतलब जी भारत के इंटरेस्ट को काफी अच्छी तरह से सेफगार्ड किया। जी अब वो विजिट पे गई चाइना में, ठीक है, 5 दिन का विजिट था। चीन ने उन पे दबाव डाला, ये दो वो दो वो दो, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले तीसरा प्रोजेक्ट इंडिया को जाएगा। जी चीन ने बड़ी बेरुखाई दी, उनको जो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको जो मिलना चाहिए था रिसेप्शन वगैरह, वो नहीं दिया। तो नाराज होके वो चीन 3 दिन के बाद वो चीन से वापस भारत वो बांग्लादेश आ गई। ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका को भी अनॉय किया, उन्होंने सर चीन को भी अनॉय किया। ठीक है। इन दोनों ने अपना हथकंडा चुना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं जमायते इस्लामी के साथ, जो कि स्टेट विद इन स्टेट है। बांग्लादेश में $1 बिलियन के तो कॉफर है उनके पास, बड़े अमीर हैं ये लोग। और पहले रजाकार होते थे, अब ये करता धरता बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट किया था 71 के युद्ध में। ठीक है। जी 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 और तो इनका फायदा उठाकर ये जो है पाकिस्तान ने, वो कैट्स पॉ रहा है, एक तो चीन का, दूसरा अच्छा अमेरिका का। चीन ने काफी सारे अपने स्टूडेंट भेजे हुए थे ढाका यूनिवर्सिटी में, उनके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे बनाए हुए थे, काफी पैसा दिया इस्लामिक छात्र संघ को। ठीक है। और काफी स्टूडेंट यूनियंस को पेनिट्रेट किया। ये सारा जी गफलत स्टूडेंट यूनियंस ने किया है, याद रहे। और कैश पॉ का काम किया, पैसा लगाया चीन ने, पैसा लगाया अमेरिका ने। और अमेरिका को आपको याद है कि इलेक्शन के बाद वो कह रहे थे कि अभी तक कोई इलेक्शन ठीक से नहीं हुई है, बड़ी धांधली हुई है। मैं सिर्फ जी इतना बताना चाहूंगा कि साहब, आप अपने गर्भान में झांकें, अमेरिका के अंदर आपके एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ केस पे केस पे केस। ठीक है। और जी फिर उन्होंने ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। तो इतना फ्लॉलेस तो अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वोट रिगिंग की इल्जाम लगाए थे कि रूस ने हस्तक्षेप किया, चीन ने हस्तक्षेप किया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जी वो बड़े बांग्लादेश को उन्होंने मोहरा बनाया कि साहब यहाँ पे ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है। उनके डेज लिमिटेड थे हसीना वाजिद के। असली मुद्दा था भारत बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को डिरेल करना, तोड़ना। जी देखिए, जब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए जी थे, वो विक्टोरिया न्यूलैंड से मिले। अब आप सब जानते हैं कि विक्टोरिया न्यूलैंड मोहतरमा ने यूक्रेन में मैदान कू कराया। जहां भी कहीं इस टाइप के कू होते हैं, ऑरेंज रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, उनके पीछे विक्टोरिया न्यूलैंड की बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का, उनके साथ हम्म, मिलने का क्या मतलब था? अब हमको समझ आ रहा है, अब हमको समझ आ रहा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि सन 2016 में पाकिस्तान की आईएसआई ने बेगम खालिदा जिया के बेटे कादिर से, कादिर जो है मोहम्मद, उससे लंदन में संपर्क किया। और जी लंदन ने उनको असाइलम देने से मना कर दिया है, शेख हसीना को। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो वहां संपर्क किया था आईएसआई ने बेगम जी खालिदा जिया के बेटे से, जो बीएनपी की करता धरता है। उसके पश्चात अगले साल वो उनको मिले सऊदी अरेबिया में। फिर वो जी काफी जमायते इस्लामी को उकसा रहे थे। और देखिए, मुद्दा कू का था, डिपोज करने का मुद्दा था। एक तो वो तानाशाही के और रिग्ड इलेक्शंस के इल्जाम। सबसे बड़ा मुद्दा था कि 30% रिजर्वेशन उन मुक्ति जोधास और उनके बच्चों को दी गई थी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़के, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था। जी ठीक है। वो बहाना लेके बवाल खड़ा किया कि ये तो एंटी मेरिट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन, इत्यादि इत्यादि। स्टूडेंट यूनियंस को भड़काया गया। टिकटॉक पे, चाइना की जो टिकटॉक है, उसके ऊपर खूब सारे वीडियोस डाले गए, वीडियो पे वीडियो, जी कि वहां पे इन्फ्लेशन है और ये जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और लोगों को उसके टाइम पे वो नौकरी सारे ले जा रहे हैं, अवामी लीग के सपोर्टर, मुक्ति जोधा वगैरह।
तो इसके खिलाफ काफी एक स्टूडेंट मूवमेंट ऑर्केस्ट्रेट की गई, जैसे अरब स्प्रिंग में वायलेट रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन में की जाती है। टेक्सटिंग पे, मास टेक्सटिंग पे मॉब्स को इंसाइट किया जाता है। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे बड़े कैंपेन चलाया गया। चीन ने उसको फंड किया और मोहरा आगे रखा आईएसआई को, कि जमायते इस्लामी के कार्डर का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है, ये तख्ता पलट किया। बांग्लादेश की मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट मैं बस खत्म कर, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, 30% से 5% को रिड्यूस कर दिया मुक्ति जोधर्स का कोटा। कायदे से तो ये पूरा जो मुद्दा था वो खत्म हो गया था। 30% से रिजर्वेशन रिड्यूस कर दी गई 5%, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद भी एजिटेशन की परसिस्टेंस, तो साफ पता चल गया कि मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा था किसी तरह से शेख हसीना वाजेद का तख्ता पलट करना। जो कुछ भी आप कहें वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है। अगर ऑपोजिशन हिस्सा ना ले तो कोई मजबूर तो नहीं कर सकता ना उनको हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। तो उनका तख्ता पलट हुआ है, ये मैदान 2.0 है। सारे दर्शकों ने पूरी कहानी सुनी, आपने बताया कैसे 71 से लेकर अभी तक कैसे साजिश रची गई बांग्लादेश में तख्ता पलट करने की, क्योंकि मेजर जनरल जीडी बख्शी से अच्छा कोई नहीं बता सकता